तब भी इतना कोई फोकस नहीं किया बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है बाल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद धीरे 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 कर करके जब स्काल्प मेरा दिखना स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ, दोस्तों ने टोकना स्टार्ट किया कि तो उसका जो रहता है, एक नई जगह आप जाते हो तो बालों में दिक्कत, पानी का चेंज होता है वो होता है, तो उससे और मेरे बाल डेंसिटी और स्टार्ट हुआ, झड़ना हुआ। तो सबसे पहले क्राउन एरिया मेरा धीरे धीरे खाली होने लगा। और अगर मैं दर्द की बात करूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, देन आफ्टर इट दर्द का इतना पता नहीं पड़ता। अगर दर्द होता भी है तो आप बोल सकते हैं, देन अगेन डॉक्टर सपोर्टिव है। मेरा नाम रोहित शर्मा है, उम्र 26 साल। पिछले कई सालों से अप्रोक्स 2015 से मेरा एयर फॉलिंग का दिक्कत था। एयर थिनिंग होना पहले स्टार्ट हुआ था। देन आज मैं यहाँ पे क्यूएचडी क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया हूँ। एक्चुअली एयर फॉल की प्रॉब्लम मेरी 2015 से स्टार्ट हुई। इन द स्टार्टिंग थोड़े बाल मेरे गिरना स्टार्ट हुए। देन कभी जैसे दोस्तों को जाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, तो उसमें अलग से मेरा थोड़ा थोड़ा स्काल्प दिखता था। तब एट दैट टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया स्काल्प पे, बिकॉज मुझे लगा नॉर्मल है, होता है। फिर धीरे धीरे देखा तो मतलब इन द स्टार्टिंग गिनाते समय बाल थोड़ा जा रहे हैं, झड़ रहे हैं। तब भी इतना कोई फोकस नहीं किया बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है बाल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद धीरे 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 कर करके जब स्काल्प मेरा दिखना स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ, दोस्तों ने टोकना स्टार्ट किया कि मतलब बाल टकला एक तरह से दिखाई दे रहा है, जो हम नॉर्मल बोलते हैं, दोस्त जो मस्ती मजाक करते हैं। देन उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। तो इन द स्टार्टिंग मैंने मिनॉक्सिडिल ट्राई किया बाय द इंटरनेट, क्योंकि उस समय मिनॉक्सिडिल ही एक था, मतलब एक तरह से जितने भी लोग थे मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे थे, थोड़ा दोस्तों ने भी रिकमेंड किया। ट्राई किया। एट दैट टाइम की बालों का एक तरह से डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा बट बाद में जब बंद किया मिनॉक्सिडिल तो दोबारा सेम रिजल्ट। उसके बाद किसी ने आयुर्वेदिक सजेस्ट किया, किसी ने होम्योपैथिक सजेस्ट किया, तो सब कुछ किया, बालों में कोई वो नहीं, बाल थिनिंग होना स्टार्ट हो गए। देन आफ्टर दैट 2015 16 17 यही चला। 17 के बाद मैं थोड़ा मूव आउट हुआ घर के बाहर, तो नई जगह गया। हाँ, तो उसका जो रहता है, एक नई जगह आप जाते हो तो बालों में दिक्कत, पानी का चेंज होता है वो होता है, तो उससे और मेरे बाल डेंसिटी और स्टार्ट हुआ, झड़ना हुआ। तो सबसे पहले क्राउन एरिया मेरा धीरे धीरे खाली होने लगा। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मे बी मेरे जो फादर है उनके जेनेटिक्स के थ्रू, जो भी आप समझ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जीन जल्दी ट्रिगर कर गए, इतनी जल्दी होना चाहिए, बिकॉज मेरी एज अभी 26 साल है। तो उसके बाद रहा, सब कुछ यूज किया, कुछ नहीं हुआ। तो इन द एंड फैसला यही हुआ है कि मतलब जब तक आप मेडिकेशन पे रहोगे, जो भी आप यूज करोगे एलोपैथी, तब तक आपका डेंसिटी मेंटेन रहेगी। बट बाल जो एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते, ऐसा मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टार्टिंग में काफी दिक्कतें मुझे, जैसे अगर आप समझे आपके बाल नहीं है तो एक तरह से हेयर लॉस जब होता है तो एक आदमी का अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होता है। सेम मेरे साथ भी ये हुआ इन द स्टार्टिंग। मतलब दोस्त तो जैसे बोलते ही थे हेयर थिनिंग के लिए, कलीग्स ने भी बोलना चालू किया। पर्सनालिटी वाइज भी मुझे डिग्रेड होने लगा थोड़ा, कि मतलब अपने बालों को हाथ से छुपाने लगा, कैप मैंने पहनना स्टार्ट किया। मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा मेरा डाउन हो गया था। बिकॉज आप कहीं भी हो, जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, पर्सनालिटी मैटर्स करती है। और 70% आपके बालों से ही, हेयर से ही आपकी पर्सनालिटी होती है। अगर वो नहीं है तो एक तरह से आप समझिए कि थोड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मुझे थोड़ा देखने को मिला आफ्टर हेयर लॉस। देन उसके बाद सब एक बार टोकते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बाल 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 जो है, चीजें सारी चीजें अप्लाई करने के बाद भी नहीं आता, तो उस तरह से एक निराशा और होती है। कॉन्फिडेंस लेवल तो जा ही रहा है, ये भी हो रहा है कि बाल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो एक मोरल डाउन हो जाता है कुछ भी, मतलब एक तरह से अपने आप को ही बार बार छुपाते रहना, दूसरों से पार्टी नहीं जाना क्योंकि हेयर थिनिंग दिखेगी, तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करना, सब कुछ करना ताकि बाल नहीं एक तरह से चाल नहीं दिखे, आपकी स्काल्प नहीं दिखे, सीधी बात। तो ये सब चीजें रही है मेरे साथ स्टार्टिंग में। 2020 में मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता पड़ा कि हेयर ट्रांसप्लांट करके इंडिया में भी प्रोसीजर आ चुके हैं। तो धीरे धीरे जब उसके बारे में जाना तो पता पड़ा कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट स्कोप इंडिया में भी अच्छी तरह होने लगा है। तो उसके बाद इसको प्रोसीजर को मैंने गूगल किया, सब कुछ सर्च किया, तब पता पड़ा कि एक ग्राफ जैसे आपका हेयर फॉलिकल उठा के दूसरी जगह पे आपका इम्प्लांट करते हैं जहाँ आपके बाल नहीं है। तो ऐसे एक प्रोसीजर होता है सिंपल सा। उसके बाद फिर मैंने और पता किया, तो मेरे रिलेटिव ही है एक भैया, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले PhD क्लिनिक हरिद्वार में ही आपका एक सेशन करवाया था, प्रोसीजर पूरा करवाया था। तो उनसे मिला, बात की, तो उनसे मिलकर कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि हाँ अच्छा है। देन अब मैं यहाँ पे क्लिनिक में खुद से एक बार ट्रांसप्लांट करवाने आया हुआ। क्लिनिक में आने से पहले मैंने कॉल करके पूरा पता किया था एक बार अपने एंड से भी, बिकॉज जरूरी था। तब मुझे पता पड़ा कि ग्राफ्ट की भी प्रोसेस होती है, कि आपके स्काल्प में कितने ग्राफ्ट रहेंगे, क्या रहेगा। देन ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरा रहा, मैंने फोटोज एंड अपना फोटो सारे एंगल से क्लिक करके भेजे। तब मुझे पता पड़ा कि 5000 ग्राफ्ट अप्रोक्स मेरे स्काल्प में जरूरी है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, बिकॉज मेरा मेल पैटर्न बाल्डनेस है।
ये मुझे पता पड़ा। तो उसके बाद फोटोज भेजे, सब कुछ बात की, पूरा अपना प्रोसीजर समझाया एक बार और एक तरह से कि क्या क्या रहता है, कैसे किया जाता है, क्या मतलब आने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन का प्रोसीजर रहेगा आपको, तो उस हिसाब से आपको हरिद्वार आना है ना? बाकी जो भी चीजें इंक्लूड रहती है पूरा फोन पे अच्छी तरह बताएगा, व्हाट्सएप के थ्रू सब कनेक्ट रहे। तो ये सब चीजें मुझे यहाँ आने पहले पता पड़ी। इस बारे में फैमिली से भी बात हुई मेरी, फैमिली से भी मैंने बात की, तो फैमिली भी मेरी सपोर्टिव थी, बिकॉज 2015 से जब एयर फॉलिंग मेरी स्टार्ट थी तो वो इतना सपोर्टिव, बट उन्होंने यही बोला कि यहाँ से भी करवाना, अच्छी तरह से अच्छी जगह से करवाना, कि रिजल्ट प्रूव होना है, ये नहीं कि हर दूसरे दिन जाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। उसके बाद फैमिली से बात की, डिस्कस किया, तो जो भी हुआ सब कुछ करने के बाद देन उन्होंने थम्स अप अपना दिया कि ऑल गुड। तो फिर ट्रांसप्लांट के लिए सब रेडी हो गए। तो यहाँ पे आने तक कई माइंड में डाउट थे कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कि अभी रिसेंटली जो एक केस हुआ है कानपुर वाला, तो उसको लेके थोड़ा सोच रहा था कि सही फैसला ले रहा हूँ नहीं ले रहा, थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है, प्रोसीजर हो, ऑपरेशन हो, उसके नाम से आदमी घबराता ही है। तो वो वाली चीजें थी, बट जैसे कि अभी यहाँ पे आया हूँ, सब हुआ है, जैसे आते ही मेरा सबसे पहले एक टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट, एंड एक एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, जस्ट टू चेक कि मुझे कोई एलर्जी है या नहीं है। एक प्रोसीजर के साथ जो मुझे मोबाइल पर बताया गया था पहले, ये सब आपका पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होगा, तो वो सब चीजें भी चल रही है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मेरी अभी आई नहीं है, राइट। एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ है, तो उसमें वो रेड स्वेलिंग आ रही, तो मुझे लग रहा था क्या है कैसे है, तो उससे मतलब एक टेस्ट का प्रोसीजर पार्ट था। हालांकि इचिंग मेरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है एनेस्थीसिया के थ्रू। उसके बाद माइंड में यही था कि मतलब 5000 ग्राफ्ट हैं, तो 5000 निडल्स कैसे, क्या पेन बेयर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या कैसे होगा। और भी जैसे कि माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है अभी भी, कि आफ्टर रिजल्ट कैसा आएगा, बाल कैसा आएगा, ये नहीं कि क्या होगा, मतलब क्योंकि ऑपरेशन प्रोसीजर जो भी बोलो, माइंड में एक प्रेशर रहता ही है आपके कि आफ्टर इफेक्ट क्या होगा मेन। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। बट क्योंकि भैया करवा चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी है, दूसरा नाम भी एक है क्यूएचटी का। बस जो भी चीजें मैंने यूट्यूब पे देखी है, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि एमपी से मैं हरिद्वार आया हूँ करवाने के लिए, राइट। तो 8-9 घंटे पिछले यही सोच रहा हूँ कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो मेरी ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो आ चुकी है और सब कुछ ओके है। तो नाउ फ्रॉम हियर मैं जा रहा हूँ अपना सारा प्रोसीजर समझने के लिए, क्या है कैसे है, मेरी हेयर लाइन जो डिजाइन होगी, सारा जो भी चीजें रहेंगी, मार्किंग जो भी रहेगा, वो सब मैं समझूंगा, है ना। बीच बीच में प्रोसीजर के जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं आप बताता रहूंगा, क्या है क्या नहीं है कैसे। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर से मिलते हैं आपसे। मेरा नाम रोहित शर्मा है, और अभी जस्ट मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। मुझे 5 ग्राफ्ट अभी लगाए गए हैं। बाकी जो टाइमिंग मेरी रही एक्चुअली 12 घंटे की रही, तो बस 5 ग्राफ्ट ज़्यादा थे। और बाकी स्टाफ का बिहेवियर अच्छा था। और अगर मैं दर्द की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, देन आफ्टर इट दर्द का इतना पता नहीं पड़ता। अगर दर्द होता भी है तो आप बोल सकते हैं, देन अगेन डॉक्टर सपोर्टिव है, राइट। दर्द के लिए मतलब जो भी इनके पास रहता है, जो भी चीज़ है वो अप्लाई करते हैं, देन दर्द पूरी प्रोसेस में होता नहीं है। ओवरऑल ये है कि आराम से पूरा प्रोसीजर होता है। कंफर्ट लेवल की बात करें तो पूरा कंफर्ट लेवल में रखा जाता है जितना भी है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप वोकल रहिए, बोल सकते हैं, तो उतनी देर के लिए प्रोसीजर रुक जाता है। बीच बीच में पूछा भी जाता है आके, और डॉक्टर्स बीच में आते हैं कि सब ठीक है, अच्छा है या नहीं है, सही लग रहा है नहीं लग रहा, और बीच बीच में चेकअप होता रहता है। बिफोर सर्जरी जैसे कि मैं यहाँ पे जब आया था तो काउंसलिंग की गई थी, मेरे डाउट्स कई सारे थे, जैसे रिसेंटली कानपुर का इंसिडेंट हुआ था, और भी चीजें थी कि कैसे क्या होगा, अगर 5000 ग्राफ्ट ही हैं या कम होंगे ज्यादा होंगे, अगर बाल जैसे डोनर एरिया जो होता है अगर हम बात करें तो बैक ऑफ द हेड, अगर उसमें से पूरे बाल या फिर ग्राफ्ट नहीं मिल पाए तो कैसे क्या होगा। सारी चीजें मैंने पूछी थी, तो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था। अभी भी रिसेंट मेरी जो भी सर्जरी हुई है उसमें तो मेरे ग्राफ्ट कम बैक ऑफ द एंड कम पड़े तो बीएड से लिए गए थे, तो प्रोसीजर पूरा था बीएड के भी, मतलब जो भी स्मूथली पूरा प्रोसेस किया गया, पूरा समझाया गया। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो भी चीज कर रहे थे पहले बता रहे थे कि ये करने वाले हैं,
तो मेंटली प्रिपेयर मतलब रहने में मदद कर रहे थे। दैट्स इट, यही बताया गया था पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी हो चुकी है, तो जो टेक्निक यूज हुई है यहाँ पे QHT हुई है। QHT क्यों मैंने चुनी? बिकॉज इसमें क्या होता है, ग्राफ्ट जो रहते हैं सेम टाइम पे आपके ग्राफ्ट आपके बैक ऑफ द डोनर ईयर से निकाल कर आपके जो ट्रांसप्लांटेड एरिया यहाँ पे ग्राफ्ट लगने हैं वहां पे लगाए जाते हैं। इससे सिंपली ये है कि ग्राफ्ट भी जो आपका है एक तरह से आपके स्कार्फ में ही रहता है, स्कार्फ से जब निकलता है तो उसकी भी लाइफलाइन कम होती जाती है। अगर सेम टाइम में आप ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसकी लाइफलाइन अच्छी रहती है और चांसेस आपके कम रहते हैं डैमेज होने के ग्राफ्ट, राइट। अगर ग्राफ्ट निकाल के पहले रखे जाएंगे ग्राफ्ट, उसके बाद आधे एक घंटे बाद लगाया जाएगा तो एक लाइफलाइन भी कम हुई, शेल लाइफ जो होती है हर चीज की वो कम होती जाती है। अगर एट द ऑन द स्पॉट या एट द टाइम लगाया जाएगा ग्राफ्ट को सेम टाइम पे तो एक अच्छा हमको रेशियो मिलेगा, बिकॉज ग्राफ्ट भी खराब हो सकते हैं, चांसेस आर देयर। दैट्स वाई मैंने QHT टेक्निक को यूज किया। पोस्ट सर्जरी जैसे कि अभी सर्जरी की वजह से ऐसा मुझे कुछ पेन एट नाउ तो फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं लग रहा, कोई हेडेक भी नहीं है। बस ये है कि आप जब सर्जरी से आते हो तो एक प्रेशर रहता है कि आफ्टर सर्जरी थोड़ा लगता ही है चीजें, पसीना इसलिए तो थोड़ा वो सब चीजें रहती हैं, बाकी ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एज फॉर नाउ जैसे कि अभी जो मेरा प्रोसीजर सर्जरी आप जो भी बोले जो हुआ है, आफ्टर डेट जब मैंने देखा तो जो एयरलाइन ड्रॉ की गई थी तो एस उसके ही मतलब तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ मेरे लगाए गए हैं वैसे ही मैं देख रहे हैं। अब लग रहा है कि हाँ आफ्टर 1 और 2 मंथ जैसा कि है कि धीरे धीरे रेडनेस सब कुछ धीरे धीरे जाएगा, और हाँ मतलब बाल हैं तो फिर सब कुछ अच्छा ही रहेगा, सारी चीजें जो भी है तो बाल आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ेगा ही, इसीलिए मैंने ये बाल ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला लिया था QHT के साथ। ओके, तो ये मेरी लाइफ की मतलब सबसे पहली सर्जरी थी किसी भी चीज को लेके। पहली बार मैं OT में गया था, सब कुछ था, तो स्टार्टिंग पहली बार था तो नर्वस था, सब था। तो जब मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग द प्रोसीजर, तो मेरा BP लेवल हाई आ रहा था बार बार, राइट। बट यहाँ पे आया तो जैसे डॉक्टर थे उन्होंने धीरे धीरे मतलब सब चीजें नॉर्मल की, BP भी चेक किया बार बार। जब तक BP नॉर्मल नहीं हुआ तब तक कोई प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया। और यहाँ पे जब पहली बार आया था तो सब चीजें स्मूथली हुई। रिसेप्शन एरिया पे आके नाम बताया, पहले सब कुछ अंदर लेके गए, ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग, सब चीजें अच्छी तरह हुई। यहाँ पे मतलब एक तरह से अगर हाइजीन की बात करूँ तो OTR वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड हियर, राइट। और मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो ओवरऑल ये मतलब मैं तो इसको 5/5 रेटिंग दूंगा, बिकॉज पहली बार था। सबका नेचर, सबका बिहेवियर सबका अच्छा था, डॉक्टर उसका भी अच्छा था, राइट। और जो एक्सप्लेनेशन हर चीज से पहले कर रहे थे मुझे यहाँ की एक अच्छी बात लगी कि कोई भी चीज करने से पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या है, कैसे, क्या करने वाले हैं। इवन जो मेडिसिन भी दे रहे थे हर एक मेडिसिन को बता के समझा के एक्सप्लेन करके कि क्यों दी जा रही है, क्या है, सब कुछ बता रहे थे। तो तब फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम के लिए तो मैं इसमें हैंड्स अप एकदम मतलब फुल ऑन मार्क्स दूंगा। अब सर्जरी के बाद मैंने अपने आप को जब मिरर में देखा तो अब मैं फील कर पा रहा हूँ कि एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट आएगा। एक जिस उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से मैं आया था वो फुलफिल बिल्कुल होंगी, बिकॉज जो भी चीजें हुई हैं उसे देख के सब पॉजिटिव रहा है तो आगे भी पॉजिटिव ही रहेगा। होप्स मेरी आए हैं, है ना। और बाकी यही है कि अब करवाया है तो आफ्टर इफेक्ट जो भी होंगे देखने को मिलेंगी, तो जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, बस यही है। अब नेक्स्ट जब भी आऊंगा नेक्स्ट, बिकॉज सब PRP सेशंस मेरे होंगे आफ्टर पोस्ट 1 मंथ ऑफ सर्जरी। पहला PRP सेशन होगा एंड अगेन जो भी इंटरवल्स रहेंगे जो डॉक्टर ने बताया उस सेशन पे मुझे PRP सेशन लेने हैं। तो जो भी मेरी बालों की परफॉर्मेंस रहेगी और बालों की ग्रोथ रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, मिलता रहूंगा। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।